हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं अपने नए मॉडल पेपर नंबर 4 को लेकर, जो कि UPSSC पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें संकलित हैं। आप इन्हें प्रश्नों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए तथा कॉपी पर नोट भी कीजिए ताकि बाद में रिवाइज़ करने का मौका मिल सके आपको अंतिम दिनों में। वैसे तो ये पूरी श्रृंखला आपकी 14 अक्टूबर तक चलेगी, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को आपकी पैट एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आपकी सीरीज रहने वाली है, जो कि 20 दिन 20 प्रैक्टिस सेट के तहत संकलित की गई है। इसमें 1000 कुछ प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आपके जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर संपूर्ण सिलेबस को समाहित किया गया है इसमें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा। तो ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा। 1935 के अधिनियम के बारे में बता दूं कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो कि पहले राज्यों में था, राज्य से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा, तो वो कहा जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो ए ऑप्शन है आपका प्रथम शिलालेख, बी ऑप्शन है चतुर्थ शिलालेख, सी ऑप्शन है 10वां शिलालेख, डी ऑप्शन है 13वां शिलालेख। इसका आंसर करना है आपको। मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ने कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए। 14 अभिलेख, जो कि मैं एक बार फिर पहले भी बता चुका हूँ, ये दोबारा बताता हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए कि अब अशोक के 14 अभिलेख प्राप्त हुए। और इसमें दिया गया कि कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख। कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में कि कलिंग की राजधानी क्या थी। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली और कलिंग विजय पर इनका उल्लेख करता है 13वां शिलालेख। डी ऑप्शन आपका सही है, जिसमें अशोक की कलिंग पर विजय का उल्लेख है, तो वो है 13वां शिलालेख। अगले शिलालेख पे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था। तो सरनोबत का पद संबंध था। ए ऑप्शन है आपका वित्तीय प्रशासन से, बी ऑप्शन है न्यायिक प्रशासन से, सी ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन से, डी ऑप्शन है सैन्य प्रशासन से। ये बताना है आपको कि सरनोबत का पद किससे संबंधित था। उसके पहले मैं बता दूं कि शिवाजी के शासनकाल में एक मंत्रियों की 8 मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी। 8 मंत्रियों की परिषद, जिसे कहते थे अष्टप्रधान। जो कि केंद्रीय सत्ता का प्रशासन करती थी। ये भी आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है शिवाजी से। अगर पूछे कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री थे, तो आपको आंसर लगाना है 8 मंत्री। और ये जो क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था, तो ये था सैन्य प्रशासन से। डी ऑप्शन आपका सही है, सैन्य प्रशासन से संबंधित था सरनोबत का पद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की। ए ऑप्शन है आपका जुलाई 1943, बी ऑप्शन है सितंबर 1943, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1943
डी ऑप्शन है दिसंबर 1943। बताना है आपको। आपको उसके बारे में बता दूं कि भारत की पहली अस्थायी सरकार, भारत की पहली अस्थायी सरकार ये सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाई थी। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ बनाई, तो सिंगापुर। और ये जो जुलाई 1943 है, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। रास बिहारी बोस ने गठन किया। उसके बाद जब नेताजी सिंगापुर गए तब अक्टूबर 1943 में रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस को ही आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया, और वो किया था अक्टूबर 1943 में। इसका आंसर हो गया सी, अक्टूबर 1943 में। तभी से इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की, जो कि रास बिहारी बोस द्वारा उन्हें सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शतपथ ब्राह्मण हैं और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं, ये किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ए ऑप्शन है आपका सामवेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है ऋग्वेद, डी ऑप्शन है आयुर्वेद। बताना है आप सभी को कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो ऋग्वेद है, इसके प्रमुख दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हैं ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, ये हो गए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। आगे है आपका सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके भी दो हैं, एक है पंचविश और दूसरा है जैमिनी। अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गौपथ। और ये शतपथ और तैत्तिरीय की बात करें तो ये हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मार्क करके चलें और ये चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ें। ऋग्वेद का हो गया आपका ऐतरेय और कौशितकी, सामवेद का हो गया पंचविश और जैमिनी, अथर्ववेद का हो गया गौपथ, और यजुर्वेद की बात करें तो ये शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के मूल ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन है आपका पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है हरियाणा। बताना है आप सभी को, ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये नील की खेती के लिए किया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सत्याग्रह नील की खेती के लिए किया गया था, तो आपको आंसर करना है चंपारण सत्याग्रह। किसके लिए किया गया था? नील की खेती के लिए और नील की तिनकठिया प्रणाली के लिए। तिनकठिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तिनकठिया प्रणाली। इसका मतलब ये है कि नील की 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को प्रतिबद्ध करते थे कि आपको 3/20 भाग पर खेती करनी है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने बिहार में जाकर इस सत्याग्रह किया था, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए तो गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ था, तो ये था चंपारण, बिहार में। चंपारण पड़ता है बिहार में, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसमें ये तीनों जितनी भी व्याख्या है ये सभी याद रखने हैं आपको।
यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है भारत। बताना है आप सभी को। मैं बता दूं आपको, जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी है, और यहाँ पे एक और है गिब्सन मरुस्थल भी यहीं पे है। और एक बात और, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में मरुस्थल हैं। जो ये रेगिस्तान है, ये तनामी रेगिस्तान है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। याद रखना है आपको, ग्रेट सैंडी और गिब्सन मरुस्थल भी यहीं पे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल हैं, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपको बताना है कि काबिनी, हेमावती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन है आपका महानदी की, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी की, सी ऑप्शन है कावेरी की, डी ऑप्शन है गोदावरी की। बताना है आप सभी को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों नदियां हैं ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। कावेरी का उद्गम स्थल जो है, उद्गम ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी पूछा जाता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसका। और ये जो नदियां हैं काबिनी, हेमावती, अमरावती, ये कावेरी की ही सहायक नदियां हैं। एक बात और कि ये जो कावेरी नदी है इस पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी याद रखना है आपको। शिव समुद्रम जलप्रपात अगर पूछे आपसे किस नदी पर है तो आपको याद रखना है कावेरी नदी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा पर्वत शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका कंचनजंगा, बी ऑप्शन है नंदा देवी, सी ऑप्शन है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और डी ऑप्शन है कामेट चोटी। बताना है आप सभी को। तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो कंचनजंगा है ये भारत नेपाल की सीमा पर है, भारत नेपाल सीमा पर। तो ये तो हमारा होगा नहीं पूरी तरह से भारत में, क्योंकि ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। K2 की बात करें तो K2 जो है ये ट्रांस हिमालय पर है, ट्रांस हिमालय पर, जो दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है विश्व की। और ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है तो भारत में, लेकिन जब युद्ध हुआ था तो ये पाक ने जो अपना कश्मीर अधिकृत कर लिया था, मतलब LOC का जो एरिया है उसमें है, LOC में, इसलिए इस पर भी विवाद है। क्योंकि ये पाकिस्तान कहती है कि ये हमारे एरिया में है और भारत कहता है ये हमारे एरिया में, तो इस पर ये भी पूरी तरह से भारत में नहीं होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसका उत्पत्ति स्थल है। ए ऑप्शन है आपका काला सागर, बी ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर, डी ऑप्शन है अरल सागर। बताना आप सभी को। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो
पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? जो उत्तर पश्चिम भारत है, भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, जैसे दिसंबर और जनवरी में जो वर्षा होती है भारत में, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। शीत ऋतु में वर्षा इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्दियों में ये रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी यहाँ से भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किसके कारण होती है, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन में होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो आपको पश्चिमी विक्षोभ सही आंसर लगाना है, जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका उत्पत्ति स्थल पूछा है, तो उत्पत्ति स्थल इसका है भूमध्य सागर। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भूमध्य सागर से चक्रवाती पवनें उठती हैं, तो ये भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और सीधे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उधर से होते हुए, ईरान के होते हुए यहाँ से वर्षा कराती हुई आती हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे भारत में आती हैं, तो भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा कराती हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे भी वर्षा कराती हैं। याद रखना है आप सभी को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर पूछी है, वो भी आपकी उत्तर प्रदेश की। ए ऑप्शन है आपका 20.46, बी ऑप्शन है 20.09, सी ऑप्शन है 22.19%, डी ऑप्शन है आपका 18.69%। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बी ऑप्शन 20.09%। अगर भारत की बात करें तो भारत की रही है दशकीय वृद्धि दर 17.7%। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पे तो पहले ही टिक लगा रखा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा गया है आपको। ए ऑप्शन है आपका आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बी ऑप्शन है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी ऑप्शन है स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, डी ऑप्शन है आधुनिक और परंपरागत समाज का सह अस्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की, तो भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये याद रखें आप, इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका 1981, बी ऑप्शन है 1982, सी ऑप्शन है 85, डी ऑप्शन है 1989। इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, बी ऑप्शन आपका सही है। 1982 में ही एक बैंक की और स्थापना हुई थी। क्या है बताएं आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अगर आपको याद है तो मैं बताता हूं कि 12 जुलाई 1982 को, सॉरी 1982 होगा यहाँ, 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक कृषि से संबंधित बैंक है जो कृषि से संबंधित लोन देता है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यहाँ से। ये आयात निर्यात एग्जिम बैंक भी पूछा जाता है और ये नाबार्ड की स्थापना भी पूछी जाती है 1982, और किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो इस शिवरमन समिति की सिफारिश पर। याद रखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से
कोई नहीं। ये क्वेश्चन बताना है आपको, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कहते हैं CACP, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये बताना है आपको कि ये कौन घोषित करता है। तो CACP के बारे में बता दूंगा आपको। इसकी स्थापना हुई थी, CACP की स्थापना 1965 में, 1965 में। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली में है। और इसकी बात करें तो CACP वर्तमान में 23 फसलों की MSP जारी करती है, 23 फसलों की, 23 फसलों की MSP जारी करती है। सबसे पहले MSP किसकी जारी हुई थी? 1966-67 में, 1966-67 में गेहूं की MSP सबसे पहले जारी हुई थी, जो कि CACP द्वारा जारी की गई थी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। अगर ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ना आए तो CACP भी ऑप्शन में आ सकता है। इसकी स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वर्तमान में 23 फसलों के लिए MSP जारी करता है। सबसे पहले बात करें कि MSP किसकी जारी हुई थी? 1966-67 में गेहूं की जारी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान लो कि UPSSC के लिए काफ़ी बार ये UPSSC में पूछा जा चुका है, इसलिए नोट करते चलें आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM, NAM, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। याद रखें आप, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है? तो ये है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार मंच, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार मंच। याद रखें आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ए ऑप्शन है आपका 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 17। बताना है आप सभी को कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो ये थीं 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। बताना है आप सभी को कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कौन करता है। ए ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार है, इसके बारे में बता दूं तो ये है आर्टिकल 21 का में, शिक्षा का अधिकार हो गया आर्टिकल 21 का में। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हो गया आपका आर्टिकल 32 में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका आर्टिकल 23 व 24 में है, 24 में है। इसका सही आंसर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार ये आएगा आपका आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी आर्टिकल ये सभी पूछे जाते हैं। UPSSC काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहे हैं ये, इसलिए ये से नोट करके चलें और अच्छे से रिवाइज करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। एक बात मैं बता दूं आपको, ये टाई क्या होता है। टाई जब होता है कि जब किसी लोकसभा में किसी विधेयक पर मत डाले जाते हैं, मतलब अपना अपना वोट दिया जाता है, तो पक्ष और विपक्ष के जो दो वोट होते हैं
एक पक्ष के तरफ वोट पड़ते हैं और दूसरे विपक्ष की तरफ। जब दोनों पक्षों में बराबर वोट पड़ते हैं तो इस स्थिति को टाई स्थिति कहा जाता है। तो इसमें अब किसके पक्ष में डालना है, क्योंकि विधेयक तो पास कराना है, तो जो अंतिम वोट होता है तो वो किसका होता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है स्पीकर, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो ये अधिकार होता है स्पीकर। स्पीकर जो होता है ये अध्यक्ष होता है लोकसभा का, अध्यक्ष लोकसभा का। इसी के पास अंतिम मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि जब बराबर वोट पड़ते हैं तो एक तरफ जब ये वोट देता है तो उसी तरफ से विधेयक पास मान लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त से यहाँ से तात्पर्य है कि रिटायर हो जाते हैं, रिटायर। कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका 1/4, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 1/5। बताना है आप सभी को। इसके बारे में बता दूं कि जो राज्यसभा है ये संविधान के आर्टिकल 80 में है, आर्टिकल 80 में, और इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन कहते हैं। तो इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष, 30 वर्ष ये न्यूनतम आयु है। कोई भी व्यक्ति जब 30 वर्ष का होगा तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है। बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन है पंचायत समिति, सी ऑप्शन है जिला परिषद, डी ऑप्शन है नगर परिषद। आप सभी को बताना है कि त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन नहीं है। त्रिस्तरीय की प्रणाली की बात करें तो त्रिस्तरीय प्रणाली को सर्वप्रथम सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार, बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति गठित की गई थी 1956 में, लेकिन इसने सुझाव दिए थे 1957 में। तो कहीं पे आपको 1956 भी मिलेगा, कहीं पे 157 मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन कभी तुम्हें एक ही उसमें नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन में, या तो 1956 मिलेगा या 1957। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अगर आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई, तो 1956-57 में आई। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन शामिल नहीं है, तो वो शामिल नहीं है नगर परिषद। बाकी ये तीनों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी और नगर परिषद की सिफारिश नहीं की थी। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका कानपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है नोएडा। बताना है आप सभी को। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो कानपुर है यहाँ पे है दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान, शोध संस्थान। यहाँ पे दालों की रिसर्च की जाती है, वो कानपुर में की जाती है। लखनऊ में जो आपके हैं वो केंद्रीय औषधि एवं विष संस्थान है, औषधि व विष संस्थान है, विष संस्थान है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फुटवियर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में आपका स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में, औषधि व विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा की बात करें, ए ऑप्शन है आपका केरल, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटका, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताना है आप सभी को। तब तक इसकी बात करता हूँ केरल की। केरल में क्या है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार। और एक और है यहाँ पर इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की। पेरियार और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक और है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भद्रा की बात करें तो भद्रा हो जाएगा कर्नाटक में आपका। कर्नाटक में एक और याद रखना है आपको, बांदीपुर, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, इसे ये कॉपी पे कहीं निश्चित ही नोट कर लें और बार बार पढ़ें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। ए ऑप्शन है आपका गुलाम वंश, बी ऑप्शन है खिलजी वंश, सी ऑप्शन है सैयद वंश, डी ऑप्शन है शाह वंश। खिज्र खां के बारे में बताना है आप सभी को। तो ये संबंधित था, बताएं आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश कब से कब तक चला, तो ये चला है आपका सन 1414 ईस्वी से, 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन रहा। खिज्र खां के बारे में बात करें तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसने उपाधि किसकी धारण की थी, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें जीके में कंप्लीट कवर किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार देखें। अगर एक बार में आपको याद नहीं होते हैं तो ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आपको। लेकिन ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी क्वेश्चन का संकलन किया गया है, बहुत ही अच्छे अनेकों किताबों से छांट कर लाए गए हैं आप सभी के लिए, जो कि आपके यूपी SSC पैट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये मान लो कि यही क्वेश्चन आपके, ये जो क्वेश्चन है और इसकी जो व्याख्या हो रही है, ये इतनी ध्यान से पढ़ें कि ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही आपसे यूपी SSC पैट में पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जब आप दोस्तों को शेयर करते हैं, ये मान लो कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही अकेले पढ़ लें कि जिससे हम ही होशियार हो जाएं, अगर दूसरा हो जाए, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप दूसरों को भी शेयर करेंगे तो ये मान लो कि आपकी नॉलेज उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ये हमेशा याद रखें। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है। अभी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी के आएंगे और उसके बाद करंट अफेयर की बात सीरियल वाइज किया गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन पीछे रखे गए हैं, इसके बाद आएंगे ज्योग्राफी के, और उसके बाद पॉलिटी के आएंगे, कुछ इकोनॉमी के भी क्वेश्चन हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो अंत तक देखें ज़रूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपका मुटराजी, बी ऑप्शन है मोंगे, सी ऑप्शन है टुगेला, डी ऑप्शन है एंजल। बताना है आप सभी को। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है एंजल। एंजल जलप्रपात जो है ये 979 मीटर ऊंचा है। ये मान लो कि थोड़ा बहुत कम 1 किलोमीटर ही है। और इसकी बात करें ये किस नदी पर है, तो ये है ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी, या इसी को कैरोनी नदी भी कहते हैं।
कैरोनी नदी। ये है कहाँ पे? कैरोनी नदी ये है आपका वेनेजुएला देश में, वेनेजुएला देश में। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजल जलप्रपात, ये मान लो कि जितनी भी व्याख्या मैं कर रहा हूँ यहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में पेपर में आने की चाहत रखता है। ये मान लो कि जो भी व्याख्या कर रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बनता है। इसका देश भी पूछा जाता है कि किस देश में है, तो वेनेजुएला देश में। ये किस नदी पर है, तो ओरोनिको नदी या कैरोनी नदी। आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या ओरोनिको मिलेगा या कैरोनी नदी मिलेगा। तो आपको देख के लगाना है कि कौन सा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। बताना है आप सभी को कि रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन है आपका बैरिकल्चर, बी ऑप्शन है सेरिकल्चर, सी ऑप्शन है लिटिकल्चर, डी ऑप्शन है पिसीकल्चर। रेशम के कीड़े से संबंधित आपको बताना है। अगर मैं पिसीकल्चर की बात करूं, पिसीकल्चर तो ये मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से, जिसे मछली पालन भी कहते हैं, मत्स्य पालन या मछली पालन से, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली बात करूं मैं विटीकल्चर की, विटीकल्चर तो ये हो गया आपका अंगूर की खेती से, अंगूर की खेती से विटीकल्चर हो गया आपका। याद करना है आपको सभी को। ये मान लो कि मैं 2 बार 3 बार क्यों बोलता हूँ, इसी के लिए आपके माइंड में जितनी बार आपके कानों में आवाज़ जाएगी उतनी ही अच्छा है और आपको जल्दी याद होगा। पिसीकल्चर आपका क्या हो गया? मत्स्य पालन। विटीकल्चर क्या हो गया? अंगूर की खेती। रेशम के कीड़े की बात करें तो इसे कहते हैं सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन याद तभी होता है जब हम बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई रोबोट तो है नहीं जो एक बार में क्वेश्चन पढ़ा और हमें याद हो गया। ये हमारा भी माइंड है, ये थकता है, इसलिए आप बार बार पढ़ें तभी याद होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। पाचन थैली कोशिका की बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका गोल्जी कॉय, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है राइबोसोम, डी ऑप्शन है लाइसोसोम। गोल्जी कॉय की बात करें अगर तो इसे कोशिका का यातायात पुलिस कहते हैं। यातायात पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी कॉय को यातायात पुलिस। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस या हिंदी में इसे कहते हैं ऊर्जा गृह। राइबोसोम की बात करें तो इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ये भी आपको सभी याद रखने हैं। पाचन थैली की बात करें तो वो कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम कोशिका की पाचन थैली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। यहाँ ल्यूब्रिकेंट का मतलब है स्नेहक, स्नेहक जो कि मशीनों में, भारी मशीनों में प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। भारी मशीनों में, भारी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। बताना है आपको कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है आपका चारकोल, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है लैम्प ब्लैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक और यूज है, इसका यूज
पेंसिल की लेड बनाने में भी किया जाता है। पेंसिल की जो लेड होती है काली काली, वो ग्रेफाइट की ही होती है पेंसिल की लेड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो आकाश का नीला रंग बताना है आपको। ए ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का विखरना, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होंगे क्योंकि उन्होंने ये रट रखा है कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और इसमें प्रकीर्णन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब हम करें क्या? तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसका मैं बता देता हूँ कि आकाश का जो नीला रंग है ये प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका सही है, और इसको ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसने केवल एग्जामिनर ने घुमाया है, आपको पूछा वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल ही आते हैं पर बच्चे को एग्जाम हॉल में घुमा देते हैं। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी, अब क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आते हैं क्योंकि वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आप रट के तो नहीं गए हैं, कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। उसने केवल ये घुमाया है कि प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, बिखरना। तो उसने हिंदी में लिख दिया कि प्रकाश के बिखरने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और लड़के लटके जाते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। जब उन्हें प्रकीर्णन मिलता नहीं तो ये तुक्का लगा के चले जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये आपको अब रटना नहीं है, जो क्वेश्चन है उसकी नॉलेज डीप तरीके से रखनी है। हर एंगल से आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन बना के लाया हूँ। आप हमसे निश्चित तौर पर जुड़ें और आपके एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी करा दूंगा कि अगर 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, अगर आपने अच्छे से हमारे सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए और अच्छे से जो व्याख्या पढ़ ली और उसे नोट करके दोबारा पढ़ते गए, बाद में रिवाइज भी किया, तो ये मान लो कि आपके अच्छा स्कोर पैट में निश्चित तौर पर कर पाएंगे। वो भी मैं अपने जीके जीएस की पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका जीके जीएस, हर लड़के का यही सब्जेक्ट कमज़ोर होता है सबसे। और यही जो इसमें जो स्कोर अच्छा कर गया तो ये मान लो कि उसका सबसे अच्छा स्कोर इसी में होता है, कि सबसे टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 4-5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए बच्चा पढ़ता नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें कि पॉलिटी पढ़ें कि ज्योग्राफी पढ़ें कि इकोनॉमी पढ़ें कि साइंस पढ़ें। इसी बच्चे से उसे तकलीफ होती है। अब इसमें इस संकलन में ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं, इसमें सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं सब कवर अप किए गए हैं, और हर टॉपिक से आपके निश्चित तौर पर जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ें और इसे नोट भी करते चलें, क्योंकि ऐसे आपने वीडियो देख ली तो कुछ दिन 1-2 दिन तो याद रहती है, फिर तीसरे चौथे दिन जैसे आप लगातार वीडियो देखते चले जाएंगे वैसे ही आप भूलते चले जाएंगे। इसलिए रिवाइज करना और लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। इसीलिए निश्चित तौर पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जीके के लिए। अगर इसमें जीके में जिसने अच्छा स्कोर कर लिया, ये मान लो कि उसका स्कोर सबसे अच्छा रहेगा पैट में, और सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर ही आपको अगली भर्ती की राह खोलेगा। क्योंकि अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अगली भर्ती के लिए। और फिर इस पैट का करेंगे क्या? अगर आप अगली भर्ती में एलिजिबल नहीं होते हैं तो इस पैट का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, ये तो महज एक रद्दी का एक टुकड़ा बन गया। आपकी मार्कशीट पड़ी रहेगी किसी फोल्डर में PDF में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष वाले लोग द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है अवतलोत्तल, डी ऑप्शन है समतल लेंस। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। यहाँ से आप याद रखें अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बात करें तो ये दूर दृष्टि वाले जिन्हें दूर दृष्टि दोष हो जाता है उनके चश्मों में दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का एक और उपयोग है, ये गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर जो पीछे की वस्तुएं देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, ट्रक है, या फिर अन्य कोई गाड़ी है जिसमें पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग है जो
कार, ट्रक या गाड़ी की हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ से ये याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ए ऑप्शन है आपका पॉलीथीन, बी ऑप्शन है बेकिलाइट, सी ऑप्शन है पीवीसी, डी ऑप्शन है पॉलिस्टर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। एक हो गया थर्मोप्लास्टिक, सॉरी ये आज हैंग कर रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। प्लास्टिक ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। नंबर 2 हो गया आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो आपसे पूछा गया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को हम पिघला के आग में जला के, या पीवीसी है या पॉलिस्टर है, इनको सबको आग में जला के रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन जला के कोई दूसरी, जैसे रीयूज बड़ी बड़ी कारखानों में इसका रीयूज होता है, इसके जला के दोबारा प्लास्टिक, मतलब ये है कि इसको जला के जैसे दोबारा ढाला जा सके, वो हो गई हमारी थर्मोप्लास्टिक। और अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसे एक बार बनाया जाता है, फिर इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोबारा इसे जलाएंगे तो ये बिल्कुल पानी जैसा छोड़ती है और बिल्कुल हवा में कार्बन छोड़ती है, कार्बन से, जिससे इसका यूज नहीं हो पाता। तो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बतानी है तो ये हो जाएगी आपकी बेकिलाइट आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो पहले आपने देखा होगा कि जो रेडियो आते थे, रेडियो में जो काली वाली प्लास्टिक होती थी बॉडी में, रेडियो की बॉडी में काली प्लास्टिक होती है, उसे आप कभी जलाना तो वो पानी ऐसा छोड़ेगी, तो काली प्लास्टिक को ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये काली प्लास्टिक, इसका रीयूज नहीं होता है। अगर आप गांव में भी आपने देखा होगा, जैसे वो कबाड़ी वाले आते हैं तो वो काली प्लास्टिक अलग से निकाल के रख देते हैं, वो ये नहीं लेते क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है, और बाकी प्लास्टिक आपकी ले लेंगे क्योंकि ये रीयूज होकर दोबारा प्लास्टिक बन जाती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट हो गई तो फिर कभी उसे दोबारा नहीं डाला जा सकता है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि थर्मोसेटिंग मतलब एक बार सेट होने के बाद दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते। ये ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं कि एक बार जो सेट हो गई उसे दोबारा नहीं बना सकते, वो थर्मोसेटिंग है। और जो थर्मोप्लास्टिक है वो एक बार से उसका रीयूज हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जो कि आपके टॉपिक में दे रखा है 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो यहाँ से हम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के करेंगे। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है। तो 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी, ए ऑप्शन है आपका अमूल, बी ऑप्शन है डाबर, सी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है गोदरेज। ये बताना है आप सभी को इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, डाबर। 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बनी है डाबर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन है आपका क्वाइट स्मोकिंग, बी ऑप्शन है क्वाइट तंबाकू, सी ऑप्शन है क्वाइट द बैड हैबिट, डी ऑप्शन है तंबाकू किल्स। बताना है आप सभी को कि WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तंबाकू की बात करें अगर, तंबाकू जो निषेध दिवस है, तंबाकू निषेध दिवस वो है आपका 31 मई। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि तंबाकू निषेध दिवस क्या है, 31 मई। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। WHO द्वारा जो लॉन्च किया गया है ऐप वो है क्वाइट तंबाकू।
ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला ISO 45 PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो आपको बताना है कि PPP मॉडल आधारित कौन सा रेलवे स्टेशन बना है। ए ऑप्शन है आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन है वाराणसी रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, डी ऑप्शन है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। बताना है आप सभी को इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका रानी कमलापति स्टेशन। जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है इसका अभी नामकरण किया गया है, नाम बदला गया है। जो आपकी सरकार बहुत ही नाम बदलने पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, और तो कुछ करेंगे नहीं, बस नाम बदलते रहेंगे। तो इसका जो पुराना नाम है वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये याद रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल के क्या रखा गया है। तो आपको बताना है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब इसकी बात करें तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ISO 45 PPP मॉडल आधारित, तो रानी कमलापति। अगर आपसे ये पूछे कि किस रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। अगर आपसे ये पूछे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ से हर एंगल से आपको क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं जानते कि एग्जामिनर किस हिसाब से पूछेगा, कौन सा कैसे आपको भ्रमित करेगा। वो सब आपको हर तरीके से याद करना है, और उसके लिए मैं आपको हर तरीके से याद कराऊंगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया। स्वदेश निर्मित मतलब हमारे ही देश में निर्मित हुआ है, पहला विमान वाहक पोत है, जिसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है आपका विक्रम, बी ऑप्शन है रक्षक, सी ऑप्शन है विक्रांत, डी ऑप्शन है अर्जुन। इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण है, जो निर्माता कंपनी है, निर्माता, तो उस कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड कंपनी। कोचीन शिपयार्ड कंपनी। तो जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम है विक्रांत। यहाँ से भी विक्रांत भी आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इसकी निर्माता कंपनी कौन है, जो कोचीन शिपयार्ड कंपनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। तो आपको बताना है इसका कि किसने रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है, वो भी किस नाम से, वीर नाम से। ए ऑप्शन है आपका ICICI बैंक, बी ऑप्शन है HDFC बैंक, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और ये भारत की सबसे पुरानी बैंक है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, पहली कौन है, SBI। पहली बैंक, सबसे बड़ी बैंक कौन है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात करें कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। और इसका सही आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका सेवा एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है सुरक्षा एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है लाइफलाइन एक्सप्रेस, डी ऑप्शन है जनता एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइफलाइन एक्सप्रेस। जो भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या है, लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये और ये कोविड के दौरान
बनाई गई थी कि कोविड से बहुत अस्पतालों में दिक्कत हो रही थी। अस्पतालों में ये मान लो कि मरीजों के लिए बेड नहीं थे, इसलिए ट्रेन को ही हॉस्पिटल ट्रेन बनाया गया। उसको देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका हिंद महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। बताना है आप सभी को इसका आंसर क्या होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी आपकी हिंद महासागर में, हिंद महासागर में शुरू की जाएगी। याद रखें आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार किया जा रहा है, इसलिए जितने भी पहली बार किए जाते हैं वो क्वेश्चन के चांस आने के ज़्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि होयसल मंदिरों को 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित हैं? तो होयसल के मंदिरों को पूछा गया है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। नोट करके चलें इसे। ए ऑप्शन है आपका कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है केरल। बताइए आप सभी, ये होयसल के जो मंदिर हैं इनके बारे में बता दूं, ये भगवान शिव को समर्पित हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं। और ये किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे विष्णुवर्धन ने। ये होयसल राजवंश का शासक था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। इन्होंने होयसल के मंदिर बनवाए थे। कब बनवाए थे? 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में होयसल के मंदिर बनवाए थे। तो ये किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? बताना है आप सभी को, अगले जो 3 वर्ष हैं उसमें कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियां बनाई जाएंगी? ए ऑप्शन है आपका 300, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 450। बताना है आप सभी को कि ये कितनी बनाई जाएंगी। बताना है आप सभी को कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 400। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन है आपका राजस्थान, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो भारत का पहला बांस ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला, अगरतला। ये त्रिपुरा की क्या है? राजधानी। अगर यहाँ के सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं माणिक शाह, माणिक शाह। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये कट रहा है कुछ, आपको बता दें यहाँ पे पाल वंश है, पा बनाना है आपको। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य की बात करें, ये किस हिस्से से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका पश्चिमी, बी ऑप्शन है पूर्वी, सी ऑप्शन है दक्षिणी, डी ऑप्शन है उत्तरी। तो पाल साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। गोपाल ये पाल वंश का संस्थापक था। काफ़ी
ये अच्छा शासक था और प्रतापी शासक था पाल वंश का, तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित हैं। पाल वंश की जो स्थापना हुई थी वो 750 ईस्वी में हुई थी, गोपाल ने की थी। ये भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल वंश की जो राजधानी थी, राजधानी वो थी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। याद रखें आप सभी, इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया। ए ऑप्शन है आपका हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है बाबर, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो बताना है आप सभी को बुलंद दरवाजा किसने बनाया था। तो ये बनवाया था अकबर ने। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। क्यों बनवाया था? ये अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, और ये सन 1602 में बनकर तैयार हुआ था। ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ए ऑप्शन है आपका प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन है 1760 में बांडीवास का युद्ध, सी ऑप्शन है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, डी ऑप्शन है 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसमें आपको बताना है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किस लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? क्लाइव। अंग्रेज सेनापति था क्लाइव। और ये लड़ाई कौन सी थी? तो ये हो जाएगी प्लासी की लड़ाई। याद रखना है आपको, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। 1760 में जो है ये बांडीवास का लड़ाई हुई थी। ये हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और ये बक्सर की युद्ध की बात करें तो ये हुआ था अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों की तरफ से, और ये हुआ था संयुक्त सेना के बीच। संयुक्त सेना में जो थे वो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और तीसरे थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये संयुक्त सेना के अधिकारी थे, और अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। ये भी आपको याद रखना है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, और ये संयुक्त सेना के बीच हुआ था। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की, और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और ये प्लासी की जो लड़ाई है, जो अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और इसने सिराजुद्दौला जिस समय बंगाल का नवाब था, ये 1757 में प्लासी की लड़ाई में से हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश में कानून पारित किया। तो किस वर्ष में कानून पारित किया, इसका आंसर बताना है आपको। ए ऑप्शन है 1819, बी ऑप्शन है 1825, सी ऑप्शन है 1829, डी ऑप्शन है 1832। इसका सही आंसर बताना है आपको। मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1829। यहाँ का क्या आ जाएगा? 1829। और किसकी मदद से चालू किया था? तो राजा राम मोहन राय।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 में। किसकी मदद से, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। ए ऑप्शन है आपका दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में। सी ऑप्शन है आपका जनवरी 24, 1950 दिल्ली में। डी ऑप्शन है आपका अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। इसका सही आंसर करना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और ये जो राष्ट्रगान है इसे लिखा किसने था, तो इसे लिखा था, यहीं पे लिख देता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, ये भी याद रखिए आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। ए ऑप्शन है आपका राज्य को, बी ऑप्शन है राज्य व केंद्र को, सी ऑप्शन है केंद्र को, डी ऑप्शन है स्थानीय निकायों को। अवशिष्ट शक्तियों से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो सातवीं अनुसूची में जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ हैं, एक है केंद्र सूची, जैसे संघ सूची कहते हैं, संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो जो अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहते हैं जो इन तीनों ही अनुसूचियों में वर्णित नहीं है, तो वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों ही अनुसूची में नहीं होंगी, संघ सूची में होगी, उसे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। और जो इन तीनों सूची में वर्णित नहीं है उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो वो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं, तो वो दी गई हैं केंद्र को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है। संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, इसका ए ऑप्शन है आपका अमेरिका, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो ये ली गई है आपकी कनाडा के संविधान से। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप, ये आज काफ़ी हैंग कर रहा है, ऐसे सही चल नहीं रहा। जगदीप धनखड़ जी हैं। धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, वो पदेन अध्यक्ष कौन है, जगदीप धनखड़ जी, और यही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक अगर बात करें तो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगर दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को।
जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। सॉरी, ये आज बहुत हैंग कर रहा है, सही से चल नहीं रहा ये, मान लो बहुत वीडियो बनाने में इतनी तकलीफ हो रही है कुछ कहने को मत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति, डी ऑप्शन है पीली क्रांति। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो ये बागवानी से संबंधित है, बागवानी से। बाकी आपको पता होगा हरित क्रांति है जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। और इसका सही आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। जो पीली क्रांति है आपकी वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहा आपके समझ 50 क्वेश्चन, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए गए हैं। आपका इसमें कितना स्कोर हुआ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, क्योंकि ये आपकी यूपी पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है और हर टॉपिक से इसमें समाहित किया गया है, जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो सके। और इन क्वेश्चन को निश्चित तौर पर ही नोट करें और रिवाइज करते रहें, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन याद होंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय हुआ है। आपके मॉडल पेपर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सबा खैर।